स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, जो आप फिगर देख रहे हैं दैट इज टू डू विद द ग्लोबल डिजास्टर सिनारियो एंड मोर लाइकली कि हमारे नेचुरल डिजास्टर्स ग्लोबल लेवल पे हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। एंड इन दैट यू फाइंड दैट इंडिया एंड चाइना आर मार्क्ड इन डार्क रेड या ब्लड रेड, विच एसेंशियली टेल्स अस कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय द UNSISDR लिविंग विथ रिस्क, उसमें 1975 से लेकर 2001 तक अगर आप नेचुरल डिजास्टर्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, so you find that India and China are most at risk and they have seen the most number of natural disasters. And thus today in this video we will see how India has overcome this particular problem by its unified approach of dealing with climate change. कैसे climate change को combat करने के लिए भारत सरकार ने एक तरीके से जो इकोसिस्टम बनाया है और साथ ही जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है, वो कैसे भारत को सक्षम करेगा इन द कमिंग डेज टू डील विथ क्लाइमेट चेंज। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज भुवन अपूर्व झा फॉर स्टडी IQ IAS। और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ इंडियाज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन इज इंडीड सेटिंग अ ग्लोबल एग्जाम्पल। एंड दस लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडियाज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, and so the stakeholders of this process, let me quickly identify them. Stakeholders मतलब कौन कौन से इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इस कॉन्वर्सेशन में। सबसे पहले है भारत सरकार, द गवर्नमेंट। सेकंड इज माय बिजनेस एंड थर्ड इज माय इंडिविजुअल या कम्युनिटी। क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज से आपको डील करना है तो आपको इस प्रॉब्लम को 3 लेवल पे समझना जरूरी है। तो पहले हम समझते हैं कि भारत सरकार ने आज तक क्या क्या किया है और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे एक केस स्टडी के तौर पे। तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द मैटर फर्स्ट। सबसे पहला, वी ऑब्वियसली हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ऑब्वियसली सेंसस का रिजल्ट्स आना अभी बाकी है, बट इट इज फेयरली बीइंग एस्टिमेटेड कि इंडिया हैज क्रॉस्ड चाइना इन सो फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न। एट द सेम टाइम यू फाइंड दैट वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। So we have a huge population that is energy hungry. साथ ही हमारा इकोनॉमी एनर्जी डिपेंडेंट है, like most other economies. And thus you find that इंडिया का prerogatives, इंडिया के interests when it comes to climate action need to be balanced. ये एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते हैं यहां पे, क्योंकि आपको 140 करोड़ लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके नीड्स, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। So we can understand that how has India tried to do this? Indian government's approach has been to leverage public-private cooperation. आखिरकार क्यों? क्योंकि ये रियलाइजेशन आ गया कि 140 करोड़ की जनता को अगर आपको एक नेट जीरो की तरफ, जहां पे कि आपके कार्बन एमिशंस और कार्बन कैप्चर बैलेंस हो रहे हैं, जहां पे कि आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत मिनिमाइज हो रहा है, वो तभी हो सकता है जब भारत सरकार और भारत के जितने बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल लेवल तक, सिटीजन लेवल तक, सारे सब साथ पे जब काम करेंगे। करेक्ट। सो वी विल फाइंड दैट इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ मॉडल फॉर द होल वर्ल्ड विद दिस इंक्लूसिव यूनिफाइड अप्रोच दैट इट हैज स्ट्रेस्ड ऑन। ओके, एंड वी विल फाइंड दैट वेल इट इज बीइंग वेलकम्ड बाय द बिजनेसेस ऑफ इंडिया। 90% अकॉर्डिंग टू एन इंडिपेंडेंट रिसर्च, 90% ऑफ जो हमारे ग्लोबल CEOs हैं, जो कंपनीज हमारे यूनिकॉर्न्स, डेकाकॉर्न्स के जो भी CEOs हैं, जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं उनके CEOs हैं, वो सारे चाहते हैं कि उनका इंडिविजुअल कंपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े। अब आखिरकार क्यों, वो भी हम समझेंगे इन दिस डिस्कशन कि ये जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ ट्रांजिशन करने की जो बात हो रही है वो इन बिजनेसेस के इंटरेस्ट में भी है। उससे ना सिर्फ आप इकोनॉमी में पैसे जोड़ पाएंगे, but also you will be able to generate jobs, right? So let's go ahead and understand. And सबसे पहले केस स्टडी के तौर पे हम देखते हैं इंडियन रेलवेज का एग्जाम्पल। कैसे भारत सरकार ने ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसकी पहल की है भारतीय रेल के साथ। सबसे पहले आप देखेंगे कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड बिजिएस्ट रेल नेटवर्क्स, भारतीय रेल ने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य है टू बी नेट जीरो बाय द ईयर 2030। नेट जीरो अर्थात you are looking to go ahead and balance, like I told you, आपके कार्बन emissions should not be going ahead and polluting the atmosphere. उनको आप कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे in an eventual goal to minimize the carbon footprint.
करेक्ट. सो लेट्स लुक एट इट. इंडियन रेलवेज जो कि पिछले साल बाय द वे क्लोज टू 6 बिलियन पैसेंजर्स इसने एक 1.2 सेकंड पॉइंट वो लेके गए. इनका सबसे पहला पहल इस दिशा में अगर आप देखोगे, इट इज टू डू विद द फर्स्ट सोलर पावर्ड ट्रेन जो कि सराय रोहिल्ला से हरियाणा में एक पर्टिकुलर छोटे से स्टेशन पे जाता है. फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस से एट अ लेटर टाइम, डू लेट मी नो कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है, फर्स्ट सोलर पावर्ड ट्रेन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सराय रोहिल्ला. पर ये कहां तक जाता है ये आप मुझे बताएंगे चैट में, राइट? सो दिस केम अबाउट अराउंड 6 years अगो एंड सिंस देन इंडियन रेलवेज हैज नेवर लुक्ड बैक. और आप कहेंगे भाई इंडियन रेलवेज आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्टली बिकॉज इट इज एनर्जी डिपेंडेंट. अगर प्लेस ए से प्लेस बी को हमारे ट्रेन को जाना है, इट कैन ईदर यूज डीजल विच इज कन्वेंशनल फ्यूल्स, और इट कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी, or now that we realize the third type, the solar powered trains. And thus you found, to minimize this carbon emissions of the Indian Railways, there has been a massive impetus. एक पूर्णतः आप एक thrust डाल रहे हो, एक गोल के साथ बढ़ रहे हो कि मुझे अपने कार्बन एमिशंस को जहां तक हो सके घटाना है. और उस क्रम में 2030 का टारगेट दिया गया है फॉर इंडियन रेलवेज पर्सनली एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू गो नेट जीरो, राइट? एंड यू विल फाइंड कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत द ग्रीन इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट ये गेम चेंजर साबित हो रहा है इन सो फार एज इंडियन रेलवेज टारगेट टू गो नेट जीरो बाय 2030 इज कंसर्न. तो पहला ये समझिए कि कैसे भारत सरकार पहले खुद पहल कर रही है. इट इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल विथ अ रिफॉर्म इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया. इंडियन रेलवेज इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट बीट ऑफ द कंट्री, करेक्ट? एंड दस यू फाइंड कि इंडियन रेलवेज का ये रिफॉर्म नॉट जस्ट एक सिग्नल है अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बट ऑल्सो एक सिग्नल है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी. फिलहाल हम अपनी नजर बढ़ाते हैं इसको समझने में कि ग्रीन इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या. सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द ग्रीन इंडियन रेलवेज. इसके अंतर्गत हमारे टोटल 4 टारगेट्स हैं. इवेंचुअल गोल क्या है? कार्बन एमिशंस को घटाना, विच मीन्स सबसे पहला यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड इन्वेस्ट in electrification of lines. Electrification अर्थात you are not going to be using diesel engines. You will be using electricity, or you will be reusing that grid that is powered by renewables. Correct? And thus electricity सबसे पहला गोल है इसके अंदर. Similarly, you are looking to apply for green certification. एक international standard के हिसाब से ये सारा काम होना चाहिए. साथ ही साथ आप देख रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी पे काम हो रहा है. Okay? And at the same time, you are looking to switch to renewable sources. In fact, कार्बन मार्केट की जब आप बात करते हो तो इंडिया में 2 तरीके के, मैंने एक वीडियो भी इनफैक्ट इस पे बनाया था फॉर माय फ्रेंड्स. अगर आप चाहे तो आप प्लेलिस्ट ऑफ स्टडी आईक्यू पे जाके देख सकते हैं. वहां पे मैंने आपको 2 कार्बन मार्केट्स के मैकेनिज्म समझाए थे इंडिया में. एक है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट सिस्टम, और दूसरा है REC, द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स. एंड दस यू फाइंड कि इंडियन रेलवेज PAT परफॉर्म अचीव ट्रेड सिस्टम में काफी पहल, काफी जोर डाल रहा है. और इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा है ये चार्ट जो हमें बताता है कि इंडियन रेलवेज का जो डीजल कंजम्पशन है वो देखिए कैसे साल दर साल घटते जा रहा है. विच मीन्स व्हाट इज हैपनिंग दैट इवेंचुअली रिन्यूएबल्स की तरफ जो इंडियन रेलवेज का एक पहल है वो काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है. करेक्ट? So this is a prime example of a major organization of the government of India taking the lead insofar as climate action is concerned. Correct? पर हमें जानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो भारत का है वो कैसे उदाहरण सेट कर रहा है पूरी दुनिया के लिए. उसमें सबसे पहले आपको जानना जरूरी है पॉइंट नंबर 1 दैट COP28 के अंतर्गत इंडिया ने रीअफर्म किया अपना स्टेटस बाय सिक्योरिंग द 7th पोजीशन इन द क्लाइमेट चेंज. सो The Climate Change Performance Index is essentially a scoring system, my friends. ठीक है? German Watch नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन उसने इसे डेवलप किया and then they go ahead and rate countries based on 4 criteria. What are the 4 criteria? अगर मैं आपको बहुत जल्दी बता दूं, the 4 criterion on which a country is assessed as part of the Climate Change Performance Index. सबसे पहला है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कि एक कंट्री कितना एमिट करता है. इसको सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है 40%. ओके, देयर आफ्टर यू हैव रिन्यूएबल एनर्जी, कि आप भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम तो कर रहे हैं पर क्या आप रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आपने वेटेज दिया है 20%.
थर्ड वेटेज दिया है आपने एनर्जी यूज में, कि जो जेनरेट कर रहे हैं क्या आप यूज भी कर रहे हैं, उसको दिया गया है 20%। और फाइनली आपका पॉलिसी, आपकी नीति कितनी क्लाइमेट अफर्मेटिव है, कितने क्लाइमेट के अनुकूल है, वो सारे को दिया गया है क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत, क्लाइमेट पॉलिसी के अंतर्गत 20%। एंड इन दिस यू फाइंड दैट इंडिया सिक्योर्ड द 7th रैंक। अगर आप 2014 की बात करोगे, वहां से लेकर आज तक का यह सफर इंडिया के लिए अपवर्ड्स रहा है। पिछले 5 सालों में इंडिया कंसिस्टेंटली टॉप 10 ऑफ द इंटरनेशनल रैंकिंग्स में आ रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। एंड दिस इज नो मीन फीट, क्योंकि वंस अगेन लेट्स रियलाइज इंडिया के प्रॉब्लम्स, इंडिया के कंस्ट्रेंट्स। नंबर 1 ह्यूज पॉपुलेशन, नंबर 2 अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि इनकम इक्वालिटी है, विच मीन्स व्हाट हैपेंस कि आपके पास वो क्षमता टू गो हेड एंड डील विथ क्लाइमेट चेंज ऑन अ पर्सनल बेसिस वो भी कम है। अ रिच पर्सन कैन अफोर्ड टू गो हेड एंड प्रिपेयर एंड डील विथ क्लाइमेट चेंज फार मोर इन अ सिक्योर्ड मैनर एज कंपेयर टू समवन हु कम्स फ्रॉम अ अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। So these are the problems that India faces. Again, इसमें अगर और भी हम बात करना चाहें तो we can talk about the climate injustice that has been levied on India, क्योंकि of course हमारे पास colonialism का history है, हमारे resources लूटे गए थे। आप बहुत भली भांति जानते हैं how the colonizers went ahead and looted India dry, and thus हमारा जो एक adaptation और mitigation की जो क्षमता है, जो ability है, वो constrained है, वो कम है, and that needs to be recognized, and this is what has been done when we talk about India's climate change performance index. In spite of all those problems, भारत सरकार की नीति विश्व स्तर पे 7वीं सबसे बेहतर स्थिति है। Correct? So let's look at it. In the last ranking that was released, India came 4th. And if you look at the components of the CCPI, जैसे मैंने आपको कहा ये 4 particular categories में हम नापते हैं, GHG emissions, उसके बाद renewable energy, energy use और climate policy. एंड दस यू फाइंड कि इंडिया के एफर्ट्स इसमें रंग ला रहे हैं। सेकंड आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर ओवरऑल डायरेक्शन इन विच वी आर हेडेड, जब हम बेंचमार्क सेटिंग या टारगेट सेटिंग की बात करते हैं, सो इंडिया हैज सेट इटसेल्फ 2 इंपॉर्टेंट गोल्स। फर्स्ट, टारगेट नेट जीरो बाय 2070, ओके, एंड सेकंड वन is that you find that you're looking at reducing carbon intensity by 45% by 2030। ये अगले 7 साल में होना है और ये अगले से 44 इयर्स में होना है। So roughly around say next 50 odd years. Now what is the consequence of this? इसका अर्थ क्या है? Essentially what you're looking at is कि एक long term benchmark हमने सेट किया है। When you compare to the other countries, okay, for example, you will see that say the European Union और China और US, इनके नेट जीरो के जो टारगेट्स हैं वो इंडिया से पहले हैं। इंडिया थोड़ा सा पीछे है, 2070 है। क्यों? क्योंकि इंडिया के प्रॉब्लम्स इनके पास नहीं है। इंडिया के जो कंस्ट्रेंट्स, जो चैलेंजेस हैं, वो विश्व में सबसे बड़े हैं अभी। लार्ज पॉपुलेशन, एनर्जी हंग्री पॉपुलेशन, साथ ही साथ एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज केटर्ड टू इन दैट पॉपुलेशन, एंड ऑल्सो द लॉन्ग टर्म गोल कि इवेंचुअली हमें नेट जीरो भी करना है। एंड दस भारत ने अपने आप को वो समय दिया है, वो अपॉर्चुनिटी दिया है कि ये ट्रांजिशन वो एक फेयर, जस्ट और इक्विटेबल मैनर में कर पाए। करेक्ट? सो यू विल फाइंड दैट द लेटेस्ट COP28, वहां पे अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट इंडिया हैज सेड इट विल ब्रिंग इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030, विच मीन्स रिन्यूएबल्स में हम और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है? यू आर ऑल्सो लुकिंग एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस बाय 1 billion tons and reducing your carbon intensity by 45% by 2030। कार्बन इंटेंसिटी का अर्थ क्या होता है कि आप 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कितने कार्बन एमिशंस कर रहे हो, कितने GHG एमिशंस कर रहे हो। अगर आप कार्बन इंटेंसिटी घटा रहे हो, which means you are looking at reducing the emissions, which means you are looking at reusing more of renewable energy. And these are huge commitments that will be met by the government of India and the people of India. Correct? And this tells you the seriousness with which the country has approached climate change. Correct? Now let's go forward and let's look at the climate resilient urban development. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट लेवल एक स्टेज है, दूसरा है बिजनेस लेवल और तीसरा है आपके इंडिविजुअल या कम्युनिटी लेवल्स।
और ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल्स को टारगेट करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन फॉर एग्जाम्पल, आप जान के थोड़े से चौंक जाएंगे कि स्मार्ट सिटी का एक कहीं डेफिनेशन नहीं है भारत सरकार के किसी भी डॉक्यूमेंट में। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हर सिटी को जो क्लाइमेट चैलेंज है वो अलग अलग है। अ स्मॉल टाउन लाइक दार्जिलिंग कैनॉट हैव द सेम चैलेंजेस लाइक से न्यू दिल्ली, and thus smart cities mission provides you that opportunity to draft a policy at a local level suited to your needs. Correct. And thus you find climate resilient urban development focus रहा है। waste management, जब हम कंपल्सरी स्क्रैपिंग की बात करते हैं या वेस्ट टू वेल्थ जनरेशन की जब बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू गो हेड एंड मूव इन अ मोर सस्टेनेबल डायरेक्शन। करेक्ट। जब सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं, व्हाट आर वी डूइंग देयर? एसेंशियली लुकिंग टू गो हेड एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबिलिटी इन द सिस्टम, बिकॉज इवेंचुअली अगर भारत को नेट जीरो की तरफ सक्सेसफुली 2070 तक बढ़ना है तो उसे ये सब चीजों का, ये सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए साथ में चलना पड़ेगा। Correct? You're also looking at recycling, circular economy, and obviously large scale afforestation under the National Forest Policy. 33% of the country's land should be under forest. हम अभी करीब 23-24% के आसपास हैं, which means a lot of scope to go ahead and build more forests. तो essentially हम कर क्या रहे हैं? What are all of these particular methods, processes helping India do? They are essentially going ahead and helping the country in engaging in more adaptation measures and engaging in more mitigation measures in an effort to reduce disaster vulnerability. इसलिए मैंने ये सारे क्लास का जो एक शुरुआत किया, मैंने डिजास्टर से ही किया, क्योंकि climate change is directly linked to the level of disasters or the threat or the risk a country exposes itself to. Correct. So which is what you are looking at. So here is a particular एक तरीके से एक टेम्पलेट है ये, कि एक मान लीजिए एक टाउन में ब्लॉक लेवल पे अगर मुझे सस्टेनेबिलिटी की बात करनी हो तो मैं क्या क्या चेंजेस ला सकता हूं। थोड़ा ध्यान से इसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करेंगे कि यहां पे पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है। वाई? बिकॉज वेन यू इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ you reduce the vulnerability of the people. इसे हम कहते हैं capacity building to go ahead and deal with natural disasters. तो ये एक तरीके का adaptation method है to go ahead and reduce the vulnerability in the face of natural disasters. अगर आपके पास अच्छे clinics हैं, अच्छा delivery system है, अच्छा public health system है, तो अगर किसी natural disaster या कोई climate related catastrophe होता है, that community, that state, that country is better placed to deal with the effects of climate change than say a country that has not invested in its public health. Correct? Similarly, you will find कि you are looking at green interventions, urban farming, precision agriculture, ये सारे चीज जो हमें better adapt करने को as a community, as an individual हमें empower करते हैं. All that is part of a smart cities mission, क्योंकि eventually हमारे cities के ऊपर pressure ज्यादा है। आप ये भी समझेंगे कोई भी climate catastrophe का effect एक city के ऊपर बहुत ज्यादा सिवियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैड द सिटी ऑफ चेन्नई दैट वाज फ्लडेड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ऑन द रिवर अदयार। करेक्ट। हर साल हम देखते हैं कि हमारे मेट्रोज में वाटर लॉगिंग हो जाता है। करेक्ट। वी हैव ऑल सीन द फोटोज एंड द रील्स। व्हाट डज दैट टेल यू? दैट आवर करंट इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी अपग्रेडेड, रेट्रोफिटिंग की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम एक तरीके का प्लानिंग, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्लानिंग और साथ में एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ये सारे अनिवार्य हैं अगर आज के टाइम पे हमारे सिटीज को हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। करेक्ट। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस बिफोर यू। बट लेट्स गो फॉरवर्ड। और अब जब गवर्नमेंट की हमने बात कर ली, भारत सरकार की हमने बात कर ली, तो लेट्स लुक एट व्हाट द प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग। ओके, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, जैसे हमने इस शुरुआत में ही समझा कि अगर क्लाइमेट चेंज के साथ डील करना है तो आपको तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट, businesses, individual and community. What are my businesses doing? Let's look at it. So India's private sector sees the moral imperative as well as the business case. Moral imperative अर्थात उनको एक तरीके से ये fair, equitable, just transition का enabler बनने के बाद they will be the primary vehicles. Private sector ही है जो भारत को net zero की तरफ successfully बढ़ा सकता है.
गवर्नमेंट का काम एक इकोसिस्टम बनाना है, टू लीड बाय एग्जाम्पल है, बट द गवर्नमेंट अलोन कैनॉट मेक इंडिया नेट जीरो बाय 2070, विच इज वाई द प्राइवेट सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन दिस प्रोसेस. करेक्ट. सो यू विल फाइंड कि ऑब्वियसली एक मॉरल इंपेरेटिव तो है ही कि हाँ सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें जाना है, पर साथ में आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ मोरालिटी से नहीं चलती है. इवेंचुअली देयर नीड्स टू बी रेवेन्यू, देयर नीड्स टू बी प्रॉफिट, एंड दस यू फाइंड दैट इट ऑल्सो मेक्स गुड बिजनेस सेंस. अगर एक कंट्री सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को अपनाता है, यू विल फाइंड अगर नेट जीरो 2070 तक इंडिया अचीव करता है, वी विल जनरेट अ टन ऑफ जॉब्स, we will add that much more value to the economy, and thus you find कि 90% of Indian corporates, business leaders, honchos जिनको हम कहते हैं, all of them are willing to go ahead and invest in sustainable architectures in their own companies. और इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने महिंद्रा कंपनी का नाम सुना है, आपने जोमैटो का नाम सुना है, और हम देखेंगे कैसे महिंद्रा एंड जोमैटो आर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी in their own supply chains, in their own value chains. Right? So let's go ahead and understand the concept from the Mahindra's perspective. A very important company, सबको पता है महिंद्रा ग्रुप के बारे में, और इनका एक कैंपेन प्लैनेट पॉजिटिव के अंतर्गत आप देखेंगे कि what are they individually doing in individual sectors to reduce their own carbon footprint. ऑलरेडी काम चालू हो गया है काफी सारे कंपनीज में. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, Mahindra Group says that they intend to be carbon neutral by 2040. Correct? You're also looking at them going ahead and committing कि हमारे जो पावर मिक्स है उसमें अब हम रिन्यूएबल एनर्जीज को और हम बढ़ावा देंगे. तो जब डिमांड होगा कंपनीज के तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार तैयार करेगी. एंड दिस इज द गैप दैट इज बीइंग फिल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर वेरी वेल. सिमिलरली व्हेन यू गो अहेड एंड लुक एट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ जोमैटो, आप सब ने कभी ना कभी खाना ऑर्डर किया होगा. जोमैटो के एनुअल रिपोर्ट में यू विल फाइंड दैट दे हैव कमिटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स Agenda 2030 and how Zomato's actions is going to go ahead and align with Agenda 2030. Zomato, that debate is still on. But let's understand the point here that individually हर companies, हर businesses भी अब sustainability का रास्ता अपना रहे हैं. So let's look at this particular companies, climate conscious deliveries, zero hunger, sustainable livelihoods, correct? All of that being addressed through small changes at individual levels and verticals within the company. Correct? So this tells you how the public-private partnership is working. Now let's go forward and let's look at our startup culture. Our startup scene, and more importantly, हमने गवर्नमेंट का बात किया, हमने बिजनेसेस की बात की, हमने स्टार्टअप्स की बात की, हमने कम्युनिटी की बात की, और अब हम इंडिविजुअल की भी बात करेंगे. और उसके लिए एक पर्टिकुलर मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था. वी विल ऑल्सो टेक अ लुक एट दैट. ओके, सो लेट्स लुक एट हाउ आवर स्टार्टअप्स फंक्शन. 90,000 स्टार्टअप्स, 107 यूनिकॉर्न है भारत के पास, एंड यू विल फाइंड दे आर प्लेइंग देयर इंडिविजुअल रोल्स टू. ठीक है, क्लाइमेट स्टार्टअप्स ऑलरेडी इनको सब्सिडीज दी जाती है, इनको बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज, ऑल ऑफ दैट इज प्रोवाइडेड टू देम. एट द सेम टाइम यू फाइंड कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को भी अपनाया जा रहा है, विच मीन्स आप ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और डेटा सेट्स का प्रयोग करोगे टू मेक योर एग्रीकल्चर सेक्टर दैट मच मोर रेजिलियंट. करेक्ट? प्रेसिजन एग्रीकल्चर हो या वो सारे मैकेनिज्म्स जिससे कि आपके फार्मर को, आपके एग्रीकल्चर ग्रुप का वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट कम होगा. जब वो कम करना है उसके लिए आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, बेटर फोरकास्टिंग मॉडल्स, ताकि क्लाइमेट फेलियर के चलते आपका एग्रीकल्चरल फेलियर ना हो जाए. ठीक है, ऑल ऑफ दैट विल एड टू हेल्पिंग इंडिया बिकम दैट मच मोर क्लाइमेट रेजिलियंट. यू सी हाउ पब्लिक सेक्टर, private sector, side by side working for a common goal to make India net zero by 2070. Correct? At the same time you find mission life, जो मैंने आपसे कहा था, एक इंडिविजुअल को भी एड्रेस करना इस कॉन्वर्सेशन में जरूरी है. And thus you find that under mission life, which targets the behavioral changes in an individual or a community. ठीक है? Launched by प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, you will find this has been in the news always. और क्यों? क्योंकि ये सारे जब हम डिस्कस करते हैं, हम इंडिविजुअल को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारा जो क्लाइमेट गोल है वो आप कभी रीच नहीं कर सकते. सो यू विल फाइंड यू आर लुकिंग एट रिड्यूसिंग वेस्ट. करेक्ट? इंडिविजुअल लेवल इश्यूज, रिड्यूसिंग योर ई वेस्ट, अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. यू नो बाय नाउ कि नॉन वेज फूड
नॉन वेज फूड खाने से essentially मीथेन emissions आप ऐड करते हो. Why? Because eventually the cattle industry is among the largest emitters of methane. So if you go vegetarian or vegan, you are taking a climate positive action. Correct? You're also looking at adopting sustainable food systems, which means having locally grown food which is free from insecticide and pesticide. Why? Because eventually आप जब insecticide या pesticide किसी agricultural field में डालते हो, you are going to eventually reduce the nutrient efficiency of that field. जहां तक हो सके आप ऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करो. सिमिलरली यू आर लुकिंग एट नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक. आज के टाइम नर्डल्स जिसे माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं वो हमेशा न्यूज में है. अब तो और माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स का तो हम बात कर ही रहे थे. अब पता चल रहा है कि एक नेशनल, एक ग्लोबल ट्रीटी भी डिजाइन किया जा रहा है प्लास्टिक्स को लेके. वो क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक्स इज अ मेजर प्रॉब्लम. इन अ प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था हाउ प्लास्टिक्स have gone ahead and have been found from the brain, from the heart, from the lungs, even from the fetal womb that is being shared by the mother and the child. Correct? So all of that is a major issue, which is why mission life also assumes significance. Similarly, saving water and saving energy are natural consequences अगर आपको एक country, एक देश को या एक region को या विश्व को as a whole has to become carbon neutral, has to target net zero emissions. Correct? So this is the concept that I wanted to bring before you, and more importantly highlight before you the similarities in the strategies being adopted in various sectors of India, right from government sector to private sector to businesses to individuals to communities. And thus you find this entire congruency, जो cooperation का जो एक माहौल है, ये विश्व के लिए एक example के तौर पे उभर के आया है. Right my friends? So before I wrap this up very quickly, for those of you who are appearing for the prelims in May 2024, 26 मई 2024, अगर आप इस साल अपीयर कर रहे हैं, तो जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, जैसे हमने इस पूरे टॉपिक को अप्रोच किया, इज द मेथड इन विच यू विल बी गोइंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग. साथ ही आप पूरा फोकस डालोगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी, क्योंकि इवेंचुअली आपका सिलेक्शन जज किया जाता है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे, पार्टली ऑन योर नॉलेज टू. करेक्ट? So thus this is the entire focus of the Success in Prelims program. और अगर आप मेरे बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे कि आपको मैं देखूंगा आपके लिए environment, geography, disaster management, then I suggest you use the code BALIVE. इससे आप अलॉट हो जाएंगे मेरे बैच में, आपको मिलेगा एक अच्छा डिस्काउंट. But more importantly, regardless of whether you join this or not, my focus, my advice to you would be to go ahead and start solving questions. Start with the PYQs and then move on to the other questions. इट इज़ हाई टाइम नाउ. अब हम जनवरी के मिड में पहुंच गए हैं, एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन नहीं बचा है. सो फॉर दोज ऑफ यू जो अभी तक 19-20 के माहौल में है, ये आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है. सिमिलरली जो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स हैं, जो अगले साल का सोच रहे हैं, दिस वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि आप अपने आप को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा अपने आप को सशक्त कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड दस फॉर दोज ऑफ यू आर प्लानिंग फॉर 2025, दिस इज द कोड दैट यू शुड अप्लाई. The batch being UPSC GS Foundation P2I New Year batch है ये. Okay? This being offered in English, in Hindi, in English. Choose the language of your delivery, friends. मन बनाइए, फटाफट अपलोड अब जाके साइन अप करिए. Use the code BA Live. Get started with your preparation. जो चीज़ आज कर सकते हो वो कल करने की देरी ना करें. Correct? Right. So this brings to the conclusion this particular discussion, जहाँ पे हमने PPP models डिस्कस किए insofar as India strategy for climate action is concerned. मैं आपके लिए इस पूरा का पूरा जो डिस्कशन है उसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन गो हेड एंड रिव्यू इट, लुक एट इट लेटर. एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कोई बुकेज, कोई ब्रिक बैट्स, कोई तारीफ करनी है, कोई गाली देनी है, you go ahead and reach out to me on my Instagram ID that goes by the name of Bhuvan Study IQ. Till I see you in another video very soon on Study IQ English, this is Bhuvan signing off, and I hope that you enjoyed this discussion. If you did, please do consider leaving us a like. We'd greatly appreciate that. Thanks for watching. Bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.